हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 57। जिसने 56 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम टॉपिक वाइज कंटेंट सारा कवर कर रहे हैं, जिसमें आज जो हमने टॉपिक लिया है ये लिया है निर्वाचन प्रणाली का। तो जितने भी प्रश्न इससे बने हैं प्रीवियस ईयर में, तो वह सभी क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा निर्वाचन प्रणाली, जिसमें आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 1। जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा जिन चुनावी सुधारों का समर्थन किया गया उसमें सम्मिलित थे। तो ऑप्शन दिए हैं इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुल मतदान, खुला मतदान या फिर महिला मताधिकार। तो कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें इसमें कूट दिए गए हैं, तो इसमें बताना है कि जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा जिन चुनावी सुधारों का जो समर्थन किया गया तो उसमें क्या शामिल था। ठीक है, तो देखते हैं जो इसमें जो राइट आंसर होगा। देखो ये होगा, इसमें जो पहला दिया है ये है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो ये भी शामिल था। दूसरा दिया है बहुल मतदान, ये भी शामिल था। तीसरा है खुला मतदान, ये भी शामिल था। और चौथा है महिला मताधिकार, ये भी शामिल था। तो मिल ने अपनी प्रसिद्ध रचना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में लोकतांत्रिक पद्धति में अनेक सुधारों का वर्णन किया गया है, जिसमें क्या क्या शामिल है। तो पहला है अल्पसंख्यक लोगों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व। दूसरा है शिक्षा के आधार पर बहुल मतदान। बेंथम के विपरीत गुप्त मतदान के स्थान पर उन्होंने क्या किया, खुली मतदान प्रक्रिया चालू की तथा महिला मताधिकार का जोरदार समर्थन भी किया था। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था। मार्क्स था, जे.एस. मिल था, रूसो था या फिर लॉक था। तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कौन सा एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे.एस. मिल। कौन था, ऑप्शन नंबर बी, जे.एस. मिल। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक है। लॉक है, रूसो है, मिल है या फिर ग्रीन है। तो इसमें कौन है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मिल है ना, जे.एस. मिल। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौम वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था। मार्क्स था, जे.एस. मिल था, रूसो था या फिर लॉक था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, जे.एस. मिल। देखो, राजनीतिक जीवन के संचालन में सबसे अधिक बुद्धिमान सदस्यों की बुद्धि तथा सदाचार का प्रभाव पड़े, इस उद्देश्य से मिल ने सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रबल विरोध किया था। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है। अरस्तु, लेनिन, जेरेमी बेंथम या फिर जे.एस. मिल। तो किसने किया है, तो ये किया है ऑप्शन नंबर डी, जे.एस. मिल ने। किसने किया है, जे.एस. मिल ने किया है। तो जे.एस. मिल ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में महिला मताधिकार काफ़ी चर्चा का विषय रहा, जिसमें बेंथम, मिल, थॉमस हेयर तथा सिज्विक आदि विद्वानों ने अनेक आधारों पर महिलाओं को भी मताधिकार दिए जाने का समर्थन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, जनगणना आयोग द्वारा या फिर परिसीमन
आयोग द्वारा। तो सामान्य निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण ये किया जाता है परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है? एक व्यक्ति एक मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर कार्यात्मक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बोल रहा है किस प्रणाली के द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है। तो किसके द्वारा हो सकता है? तो ये होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। तो अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सबसे अधिक लोकप्रिय है और इसका उद्देश्य यह है कि जो सभी राजनीतिक दल हैं उनको विधानमंडल में प्राप्त मतों के आधार पर प्रतिनिधित्व देना है। इसके 3 प्रमुख तत्व हैं। अब कौन कौन से तत्व हैं? बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। दूसरा तत्व क्या है? उम्मीदवार मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करने पर विजयी होता है। और तीसरा होता है कि व्यवस्थापिका में समान और उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चुनाव सुधारों हेतु भारत में किस वर्ष जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया? 1970, 1971, 1972 या फिर 1973? तो पूर्व विधि मंत्री हैं जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में चुनाव सुधारों हेतु 21 सदस्यीय कमेटी का गठन जुलाई 1971 में किया गया। कब किया गया? जुलाई 1971 में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है कहलाती है? बहुल मतदान कहलाएगी, बहु मतदान, सामूहिक मतदान या फिर संचयी मतदान? तो क्या कहलाई जाएगी? तो ये कहलाई जाएगी संचयी मतदान। संचयी मतदान प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक भाग है। इसका प्रयोग बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाता है और इसमें मतदाता को यह अधिकार होता है कि उसे जितने भी प्राप्त मत हैं वह एक ही उम्मीदवारों को दे या सभी उम्मीदवारों के बीच बांट दे। प्रत्येक मतदाता को उतने मत देने का अधिकार होता है जितने कि सदस्य किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने हों। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संचयी मतदान। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सरकार का 4th स्टेट किसे माना जाता है? अखबार, जनमत, राजनीतिक दल या फिर दबाव गुट? तो बताइए सरकार का जो 4th स्टेट होता है वह किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, अखबार को। अखबार को 4th स्टेट माना जाता है। समाचार पत्र लोकमत के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, है ना। ये सरकार की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों से जनसाधारण को अवगत कराते हैं। अखबार की सरकार की नीति के स्वरूप आलोचना करते हैं और शासन की त्रुटियों को जनता तक पहुंचाते भी हैं। और अखबार सरकार व जनता के बीच एक ऐसी कड़ी का काम करते हैं जिससे सरकार की बात जनता तक और जनता की बात सरकार तक पहुंचती है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से कार्य राजनीतिक दल करते हैं? लोकमत का निर्माण, कानून की व्याख्या, न्यायाधीशों की नियुक्ति या फिर सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति? तो इसमें से जो कौन सा कार्य है वह राजनीतिक दल करते हैं। तो कौन सा कार्य करते हैं? तो ये करते हैं लोकमत का निर्माण। क्या करते हैं? लोकमत का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण के प्रयत्नों में निरंतर लगे रहते हैं क्योंकि लोकमत ही उन्हें सत्ता में बनाए रखने या फिर सत्ता में लाने का साधन है। बिखरे हुए विचारों को निश्चित सूत्र में पिरोने का काम भी राजनीतिक दल ही करते हैं। यह समस्याओं के प्रति जनता को सचेत करते हैं जिससे कि जन जागृति उत्पन्न होती है और लोकमत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है परिवार, स्वतंत्र प्रेस, न्यायिक निर्णय या फिर शिक्षण संस्थान?
तो क्या होता है, जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है, तो ये होता है स्वतंत्र प्रेस। क्या होता है? स्वतंत्र प्रेस। तो जनमत के निर्माण में परिवार, स्वतंत्र प्रेस, शिक्षण संस्थाएं सभी की भूमिका होती हैं, परंतु स्वतंत्र प्रेस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अन्य संस्थाओं में जनमत का स्वरूप एक पक्षीय हो सकता है या फिर संकीर्णता से ग्रसित हो सकता है, किंतु जो स्वतंत्र समाचार पत्र अपेक्षाकृत अधिक निष्पक्ष और दृष्टिकोण में व्यापकता रखते हैं, इसलिए इन्हें क्या शासन का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, जैसे कि हमने पुराने वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। ठीक है, फोर्थ स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन लोकमत के अभिकरण के रूप में गलत सूचीबद्ध किया गया है? परिवार तथा प्राथमिक समूह, शिक्षण संस्थाएं, संचार के साधन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन लोकमत के अभिकरण के रूप में गलत सूचीबद्ध किया गया है? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें देखो आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसमें आंसर? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रत्येक देश में सार्वजनिक महत्व के प्रमुख मुद्दों के बारे में जनमत का निर्माण होता है, जिसमें परिवार तथा प्राथमिक समूह, शिक्षण संस्थान, संचार के साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा? उपयुक्त प्रश्न में विकल्प डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनमत का अभिकरण नहीं है? ठीक है, जनमत का अभिकरण नहीं है। प्रेस है, न्यायपालिका है, राजनीतिक दल है या फिर टेलीविज़न तथा रेडियो है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जनमत का अभिकरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो देखो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए इसमें राइट आंसर क्या है? तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका। न्यायपालिका जनमत निर्माण का अभिकरण नहीं है। न्यायपालिका में व्यक्तिक दावों का निस्तारण होता है, जिसका संबंध सार्वजनिक प्रश्नों से कदापि नहीं है। व्यक्ति का व्यक्ति के मध्य विवाद हो या फिर व्यक्ति और राज्य के मध्य विवाद हो, तो न्यायपालिका स्थापित कानूनों या संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप न्याय निर्णय करती है। इसके समक्ष आने वाले विषय न्यायिक होते हैं, ना कि राजनीतिक होते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है स्वतंत्र प्रेस, निरक्षरता, स्वस्थ तथा सशक्त राजनीतिक दल या फिर सांप्रदायिकता का अभाव। तो बताइए क्या है इसमें आंसर? स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है, तो क्या है? तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी, निरक्षरता, है ना। निरक्षरता स्वस्थ लोकमत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है। समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करना और परस्पर विचारों का आदान प्रदान करना साक्षरता के बिना संभव नहीं है ना। निरक्षर व्यक्तियों अपुष्ट स्रोतों या अफवाहों से अपने मत का निर्धारण करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रणाली भीड़ तंत्र के रूप में प्रकट होने लगती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।